गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर और आरबीएसई का सिक्स चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो है सीबीएसई का चैप्टर फर्स्ट और आरबीएसई का है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, ये चैप्टर 6 है। ठीक है, ये कॉमन चैप्टर है जो कि सीबीएसई में भी है और आरबीएसई में भी है, तो हम इसको पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो कहता है सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम पहले हमारा 9th का जो बेस है उसको पढ़ना पड़ेगा, जो कि है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो फिजिकल और केमिकल चेंज होते क्या है सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, और फिर यहीं से हमारी रिलेट होगा केमिकल रिएक्शन। तो देखते हैं, देखो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों? अ चेंज इन विच chemical properties remain same but physical properties of a substance can change। क्या कह रही है डेफिनेशन कह रही है अ चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, यानी कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उस सब्सटेंस की वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है सब्सटेंस की वो भी चेंज हो जाती है। तो केमिकल चेंज की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, अ चेंज इन विच chemical properties of a substance can change। ओके, सेकंड जो डिफरेंस है वो है कि फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। टेम्पररी चेंज है तो ये रिवर्सिबल भी होगा, रिवर्सिबल चेंज। जबकि केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट होता है। केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इज no new substance is formed in physical change। In chemical change always new substance form। अब देखो इन डिफरेंसेस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं और इन सारी चीजों को अपन उससे डिस्कस करते हैं। तो जैसे एग्जांपल है फिजिकल चेंज का लेते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, H2O यहाँ पे सॉलिड स्टेट में, ठीक है, इसको हीट किया अपन ने, हीट करने पे H2 आ गया लिक्विड स्टेट में, ठीक है, वापस इसको कूल करते हैं तो आ जाएगा सॉलिड स्टेट में। तो ये हमारा आइस हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। तो देखो यार डेफिनेशन कह रही थी अपनी, चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, वाटर का फॉर्मूला यहाँ भी, आइस का फॉर्मूला यहाँ भी H2 है और वाटर का फॉर्मूला यहाँ H2 है। तो यानी कि यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, ओनली क्या चेंज हुई, स्टेट चेंज हो रही है। देखो सॉलिड है इधर आइस और यह है लिक्विड स्टेट, तो ये आती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो रही है, सब्सटेंस की क्या चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, जैसे साइज, शेप वगैरह ये चेंज हो जाती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद है फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी चेंज, यानी रिवर्सिबल होता है। जैसे H2 को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना
वाटर बन जाएगा, वाटर को कूल करोगे तो वापस आइस बन जाएगी आपकी। इट मींस यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये फिजिकल चेंज जो है आपका क्या होगा, रिवर्सिबल हो गया, यानी टेम्पररी है, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। यहाँ पे देखो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, वही H2 इधर है, वही H2 इधर है, तो यानी कि आइस में भी H2 ही था और वाटर में भी है, तो आपके जो सब्सटेंस थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। इट मींस दैट इज अ फिजिकल चेंज। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। C plus O2 is equal to CO2। तो यहाँ पे देखो ये कंबंशन ऑफ कॉल है, तो अपन ने ऑक्सीजन दी, कार्बन को जलाया, तो कोयले को जलाने में क्या मिलेगा अपन को, CO2 मिलेगी। तो CO2 में देखो यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सब्सटेंस की वो चेंज हो गई। ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो सब्सटेंस की क्या होगी, इन दोनों सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी है, कार्बन डाइऑक्साइड की अलग है, ठीक है। उसके बाद केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट चेंज है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार कोयला अगर जल गया तो उससे गैस कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो ठीक है, कोयला तो वापस प्राप्त नहीं कर सकते आप, इट मींस ये क्या हुआ, परमानेंट चेंज हुआ। उसके बाद है लास्ट डिफरेंस है ऑलवेज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो हमेशा केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा CO2 जो बन रहा है वो क्या है, एक नया सब्सटेंस है। तो अब भाई हमने केमिकल चेंज क्यों पढ़ा पहले, केमिकल चेंज इसीलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पे यानी कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वहां पे ही आपकी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन वही होगी जहां पर एक केमिकल चेंज एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन पे आते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, C कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। तो देखो बच्चों इसमें से बताओ कौन सी केमिकल रिएक्शन है और कौन सी केमिकल इक्वेशन है। तो इसमें केमिकल इक्वेशन जो वो ये वाली है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो ये भी है और ये भी है, ठीक है, बट ये केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो इट मींस यहाँ और यहाँ आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है, देखो यहाँ पे अपन ने उस सब्सटेंस का नाम लिखा है और यहाँ पे इसी सब्सटेंस को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया है, उसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। तो यानी जब किसी केमिकल रिएक्शन के सब्सटेंस को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है या उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहां से, कि व्हेन द substance of a chemical reaction are represented by their molecular formula and symbols is called chemical equation। देखो ये डेफिनेशन हो गई बेटा। अब यहाँ पे देखो ये जो भी सब्सटेंसेस है उनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2 उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कार्बन का सिंबल है C और ऑक्सीजन का सिंबल है O, ठीक है। तो जब इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी केमिकल रिएक्शन के सब्सटेंस को, जब इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला या सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ अब इस केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं ये कहलाते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले सब्सटेंसेस है वो कहलाते हैं रिएक्टेंट, क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड वाले सब्सटेंसेस है वो कहलाते हैं प्रोडक्ट। ओके, अब एक केमिकल इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे,
कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो टॉपिक है नेक्स्ट वो यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल। तो देखो केमिकल इक्वेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है कि कोई भी जो, जैसे ये एक रिएक्शन है Mg+O2 और ये मैंने लिख दिया MgO, तो क्या ये केमिकल इक्वेशन सही है? नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब हमेशा केमिकल इक्वेशन पहली चीज है कि हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखी जाती है, यानी बैलेंसिंग करना जरूरी है। तो हमें बैलेंसिंग सीखनी पड़ेगी। तो ऐसी रिएक्शन जो कि बैलेंस नहीं होती, लेकिन इसका अपन ने क्या बना दिया, एक केमिकल इक्वेशन का एक स्केलेटन बना दिया, यानी एक ढांचा बना दिया इसका। तो इसका मतलब ऐसी ये वाली रिएक्शन कहलाएगी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, जो कि ऐसी है अनबैलेंस्ड। अब भाई बैलेंस करना क्यों जरूरी है? तो बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो क्या कहता है, जो कि ये कहता है कि जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कैन रिमेन कंजर्व इन द सिस्टम। वो सिस्टम में ही क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो जहां जैसे कि ये अपना केमिकल रिएक्शन, तो इसमें जो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का जो मास है, ठीक है, तो वो किसके मास के बराबर होगा, MgO के बराबर होगा। जैसे ठीक है, जैसे रिएक्शन लेते हैं C+O2 = CO2। तो जैसे यहाँ कार्बन का मास कितना है 12, ठीक है, ऑक्सीजन का 2 एटम है तो कितना हो जाएगा 32, और यहाँ कितने एटम है कार्बन का 12 + 32, तो ओवरऑल कितना आ गया 44 इधर और 44 यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, मास क्या रहा, कंजर्व रहा। यानी मास कंजर्व रहा, इसका मतलब है कि हमारे जो सब्सटेंस है वो क्या होने चाहिए, रिएक्टेंट जो है तो के जो टोटल एटम्स है वो प्रोडक्ट के टोटल एटम्स के इक्वल होने चाहिए। इसीलिए इस लॉ की वजह से ही हमें केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। अब देखो बैलेंसिंग कैसे करनी है। बैलेंसिंग के कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी सिखा रहा हूँ, ट्रिक वाला मेथड भी सिखाऊंगा, ठीक है, और एक सिंपल मेथड भी सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम सिंपल मेथड को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो कोई इक्वेशन है, उसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। C6H12 O6 प्लस सॉरी 6CO2 ठीक है। अब देखो ये केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो बैलेंस करने के लिए अपन को यहाँ पे, ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, LHS साइड लेते हैं और रिएक्टेंट में एटम्स देखते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। जैसा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे वैसा ही राइट हैंड साइड लिखेंगे, क्योंकि जो एलिमेंट इधर होंगे वही एलिमेंट उधर होंगे, ठीक है। यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब लेफ्ट हैंड साइड कार्बन के एटम्स की संख्या कितनी है और राइट हैंड साइड कार्बन की एटम्स की संख्या कितनी है, ठीक है। एटम्स की संख्या डिफरेंट हो सकती है इसमें केमिकल रिएक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जैसे कि यहाँ पर कार्बन 1 एटम, ऑक्सीजन 3 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम, ओके। कार्बन 6 एटम, हाइड्रोजन 12, 6 to 12, 24, 6 to 12 and 6 18, 18 and 6 24। देखो बैलेंसिंग करना उस एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे जिसके एटम्स की संख्या सबसे ज्यादा है। तो राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट में दिख रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की संख्या 24 24 है। तो अपन
ऑक्सीजन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे अपन ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 24, तो 24 है, तो अगर 6 यहाँ पे लगा दें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारा, 6 लगाते ही हाइड्रोजन तो हो गया 6 टू 12, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया 6 एंड 2 8, तो अगर 6 की जगह अपन लगाए 12, तो 12 टू कितना हो जाएगा 24, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन को लगाए तो ऑक्सीजन हो गया 12 टू 14 हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो आएगा हमारे, क्योंकि हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुका है, अब ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन इधर 24 है इधर 14 है, तो यहाँ पे देखो यहाँ तो 12 है ही, और यहाँ अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 और 6 टू 12 और 12 24 हो जाएंगे, तो ये भी 24 हो गया, और यहाँ 6 लगाते ही ये हो जाएगा 6 कार्बन हो जाएंगे, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस, तो इसलिए क्या गया LHS इक्वल टू RHS आ गया, ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से था बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चन से वो आप खुद करिए, ठीक है, मैं दे रहा हूं। थैंक यू क्लास, ओके।